आप सभी को नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और झारखंड टेट के क्लासेस में आप सभी का ग्रांड वेलकम है। और आज हम लोग क्या देखेंगे? हिंदी। हिंदी में जो 2016 में प्रश्न आए हुए थे। पिछला टेट कब हुआ था? 2016 में। तो 2016 में जो हिंदी में टेट में प्रश्न पूछा गया था, उसी को हम लोग आज देखने वाले हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, सर इतने कम समय में प्रिपरेशन कैसे होगा, इतने कम समय में प्रिपरेशन कैसे होगा। तो उसके लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा। आप 12th कर चुके हैं, है ना, उसके बाद आपने डीएलएड किया है, या जो बीएड किया उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है। इतने दिन तक आपने जो पढ़ाई करी है ना, क्लास 1 से लेकर 12th या ग्रेजुएशन तक, वही पढ़ाई आपका काम है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा जा रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको 2016 का लेवल बता रहा हूँ। 2016 में किस प्रकार के प्रश्न आए थे, जब आप इसको देखेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको कहा था, जब मैं पहली क्लास ले रहा था जेटेड का, मैंने कहा था जब भी नया क्वेश्चन पेपर बनता है ना, तो प्रीवियस ईयर को वहां पे रख दिया जाता है, उसको मॉडल सेट के लिए, कि आपको इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर रेडी करना है। तो ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। यानी पिछला पेपर जो अभी हम सॉल्व कराएंगे आपको हिंदी का, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ऐसे आता है प्रश्न, प्रश्न ऐसे ही आता है और ऐसे ही आएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल चिंता न करें। जो आपके पास 45 डेज है ना, सितंबर के 15 के बाद कहा जाए एग्जाम होगा, तो आप उसमें आसानी से पास करेंगे। बस कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखना है ना। जेटेड आपकी मुट्ठी में रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैंने पहले दिन से कहा, प्रीवियस ईयर को बना लेना है। इसके बाद जब आप किसी भी बुक को पढ़ेंगे, आपको पता है कि कितने पानी में उतरना है हमको, नहीं तो आप डूब जाएंगे, है ना। ज्ञान, बहुत सारे टीचर ऐसे ज्ञान आपको बहुत देंगे, तो बहुत ज्ञानी नहीं बनना है आपको। इस पार से उस पार टेट निकाल के निकल जाना, ठीक है। आपको क्वालिफाई कितना है? 60%। जनरल के लिए 60% है, तो क्या आप 80% लाइएगा, क्या हो जाएगा आपका? सीधे टीचर बना देगा? नहीं ना। आप उस हिसाब से सोचिए कि हमको 60% लेके उस पार से उस पार आना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हम लोग एक प्रैक्टिस सेट को देखेंगे 2016 वाला। तो ये 2016 का, और आपको ये मैं इसलिए बनवा रहा था, आपको पता चले कि आपकी तैयारी है या नहीं। आप देखेंगे इसमें अधिकतर को आप जान रहे हैं। अभी आपने टेट की क्लासेस आरंभ नहीं की है, किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया है, तो भी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अभी जो प्रश्न आपको दिखाऊंगा ना, 2016 वाला चाहे 2012 वाला भी देखिए, आपको दिखा चुके हैं। 2016 का जवाब देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार का आता है। आप उसमें 80% प्रश्न को पहले से जान रहे होंगे। अगर आप रियल में 12th पास होंगे तो आपको 80% प्रश्न इसमें आएगा। उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो सर्टिफिकेट लेके अगर कहीं से आ गए हैं उनके लिए, जो रियल में पढ़ के मैट्रिक तक और 12th करके पास आए हैं, वो इसमें 80% सॉल्व कर लेंगे, ये गारंटी है। ये 2016 वाला है। इससे पहले मैंने 2012 वाला बनवाया था, वो भी बहुत ईजी था। और इसको अभी देखिए, आप बताइए कमेंट में ईजी है कि नहीं। अगर आप ये दोनों सॉल्व कर रहे हैं 80%, तो 2024 में जो अभी होने वाला है, वो भी आप 80% प्लस सॉल्व करेंगे, इसकी गारंटी है, बिना आगे की तैयारी के। इतनी आपकी तैयारी अगर है तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन को, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्न से आगे हम लोग, हमारा पेपर है कौन? हिंदी 2016 जेटेड हिंदी। सबसे पहला प्रश्न ये आया हुआ था। सबसे पहला प्रश्न हिंदी में क्या था? राजभाषा का तात्पर्य है। हम लोग फटाफट तरीके से सॉल्व करेंगे। राजभाषा का क्या तात्पर्य है? राजभाषा किसको कहते हैं? राजभाषा का क्या तात्पर्य? देश की सांस्कृतिक भाषा, देश की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, या सरकारी कामकाज की भाषा, या आदर्श एवं परिनिष्ठ भाषा। तो क्या होगा? राज मतलब क्या हुआ? सरकार, है ना। राज मतलब सरकार, यानी सरकार की भाषा। यानी सरकार की भाषा क्या? सरकार की कामकाज की भाषा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जी। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाषा की प्रकृति के संबंध में सारा कथन सत्य है, जिसमें एक आपको सत्य नहीं है, वो आपको चुनना है कौन सा सत्य नहीं है। सारा क्वेश्चन दिख रहा है पूरा कंप्लीट? ठीक है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है, वो आपको आंसर करना है। तो चलिए
प्रत्येक भाषा की अपनी एक अलग संरचना होती है। जी हाँ, सबकी अलग संरचना होती है। हिंदी की अलग है, इंग्लिश की अलग है, उर्दू की अलग है, सबकी अलग अलग है। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है। हमारी सभ्यता हमारी भाषा से जुड़ी होती है। भाषा सरलता से कठिनता की ओर जाती है। जी नहीं, भाषा पहले कठिन लगता है ना, फिर हम लोग जब उससे अभ्यस्त आते हैं तो फिर वो सरल हो जाता है। तो भाषा यहाँ क्या होगा, कठिनता, ये पहले हो जाएगा, कठिनता से सरलता की ओर जाती है, यानी यही गलत लग रहा है। भाषा संश्लेषात्मक से विश्लेषणात्मक की ओर जाती है, यानी भाषा में पहले हम लोग क्या करते हैं, तो अक्षरों को जोड़कर सीखते हैं। संश्लेषणात्मक क्या हो गया, जोड़ना, और विश्लेषणात्मक मतलब तोड़ना, विखंडित करना। तो हम लोग पहले जोड़ना सीखते हैं। जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क जोड़ मो जोड़ लो कमल, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको पहले जोड़ने सीख रहे हैं। ऐसा कोई टीचर नहीं मिलेगा आपको सीधे बोलेगा कमल को तोड़ो, है ना, क्या क्या मिला, क म लो, अलग नहीं, उसको पहले जोड़ने सीखते हैं हम लोग, ठीक है, पहले जोड़ने। तो ये सही है, संश्लेषणात्मक से विश्लेषणात्मक की ओर, ये सही है। भाषा सरलता से कठिनता की ओर नहीं, बल्कि आपका कठिनता से सरलता की ओर जाती है। तो ये सी नंबर आपका गलत ऑप्शन है, आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये तो रहा कि आपका पेडागोजिकल सवाल था, तो इसमें कुछ आपको हार्ड लग भी सकता है। अभी हम लोग जब ग्रामर में आएंगे ना, तो बहुत ही आपको आसान लगने लगेगा। ग्रामर पे हम लोग आ गए हैं ना, ज़्यादा पेडागोजी का पूछा भी नहीं गया था, 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं पेडागोजी से, तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता भी नहीं, उसमें थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको आप आंसर कर पाएंगे। तो फिलहाल अब देखिए आपका जो ग्रामर है हिंदी का, वहां से प्रश्न आ गया, सबको समान दृष्टि से देखने वाले को क्या कहते हैं। सबको समान दृष्टि से देखने वाले को क्या कहते हैं, समदर्शी। क्या कहते हैं, समदर्शी। ऑप्शन कहाँ है आपका, 3 नंबर। फटाफट सॉल्व करेंगे। या बचपन में ही पढ़े होंगे ये मुहावरा, पानी पानी होना, क्या होता है, लज्जित होना, है ना, शर्माना, इस तरह का। देखिए कहाँ है, पानी पानी होना मुहावरा है, सर क्या है, शर्मिंदा होना या लज्जित होना, है ना, कि वह पानी पानी हो गया, मतलब शर्मिंदा होना या लज्जित होना। अगला देखिए कितना आसान ग्रामर पूछा था, उर्वर। उर्वर का विपरीतार्थक शब्द, इसका विलोम शब्द उर्वर का क्या होगा, अनुर्वर होगा, ठीक है, या उसके लिए कोई दूसरा वर्ड भी हो सकता है, उर्वरा, उसर, उपजाऊ या समृद्धि। तो उसर मतलब हो गया आपका अनुर्वर, या फिर उसर, दोनों एक ही चीज हुआ। अनुपजाऊ ये भी हो सकता है। तो आपका सी नंबर ऑप्शन के अनुसार सी नंबर आपका राइट है। चलिए फटाफट से हम लोग कितने नंबर पे आ गए, हम लोग 5 नंबर तक आ चुके हैं। अब देखिए 6 नंबर पे आ गए हम लोग। कमल, कमल का पर्यायवाची नहीं है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा आपका कमल जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची कौन नहीं हो जाएगा इसमें, ऑप्शन पे चलते हम लोग। कमल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा आपको नहीं है। देखिए प्रश्न दिख रहा है आपको, मैं इसे साइड कर देता हूं, आप अच्छे से देखें। कमल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपको चूज करना है, ठीक है। आपका कमल का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो पंकज बहुत ही फेमस है, नीरज भी है और राजीव है। वारिद पंकज का ये क्या बोलते हैं, कमल का पर्यायवाची नहीं है। वारिद आपका ऑप्शन राइट बनेगा। क्वेश्चन में पूछा पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है पूछा जाए तो वारिद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये पर्यायवाची शब्द है, बताइए, इसमें कुछ दिमाग लगाना है, याद है, बस सीधे आंसर पे चले जाएंगे हम लोग। अगला है परमेश्वर। परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद, परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, बचपन से ही पढ़ रहे हैं आप, परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाने का। परमेश्वर, परम जोड़ ईश्वर, परम जोड़ ईश्वर आपका कहां पे है, परम जोड़ ईश्वर, ये बी नंबर। ये पर जोड़ ईश्वर है, ये नहीं होगा आपका, ये ईश्वर लिख दिया ये भी नहीं होगा, तो परम जोड़ ईश्वर, बी नंबर। नेक्स्ट, उत्कर्ष, उत्सव तथा उत्कृष्ट शब्दों में उपसर्ग है। उत्कर्ष, उत्सव तथा उत्कृष्ट में
जो आपका उपसर्ग है, उपसर्ग किसको कहते हैं? किसी शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश, किसी शब्द के आरंभ में लगने वाले शब्दांश जो उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपसर्ग। तो यहां पर कौन सा लगा है सब में? उत, 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 सब में कौन सा उपसर्ग है? उत। उत में क्या है? आधा तो है ना, आधा तो है, और आधा तो या आधा क हम लोग कैसे लिखते हैं? अगर हमको आधा क को लिखना हलंत लेते हैं, इसी प्रकार हमको आधा तो को दिखाना है, आधा तो के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एक ऐसे हलंत दे देंगे। इस प्रकार का कहाँ पर है आपको? उत, 3 नंबर से, 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीलांबर कौन सा समास है? नीलांबर तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या बहुब्रीहि। आप अगर समास को पढ़े हैं और समास से जब एग्जाम्पल याद करते हैं ना, ये सब ऐसे एग्जाम्पल है ना जो आपको बिल्कुल हर एक व्याकरण में मिल जाएगा। तो यानी क्वेश्चन भी पूछा गया है, अगर आपको समास अच्छे से नहीं भी समझ में आता है ना, अगर कोई रट्टुमल बच्चा है वो भी रट लिया है कि नीलांबर जो हमारा कर्मधारय समास है। ये बचपन नीलांबर हमारा कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी। जब हम लोग समास को पढ़ेंगे तो समझेंगे कर्मधारय क्यों हुआ। आपको बहुत दिमाग लगाने वाला वर्ड भी नहीं डाला है, कुछ ऐसा डाल देता जो कर्मधारय रहता, लेकिन उसका एग्जाम्पल आप बहुत कम देखे होते, तो फिर बात बनती। यहाँ तो ऐसा एग्जाम्पल भी दे दिया है ना जो बिल्कुल आप इसी को करते ही हैं। अब देखिए, आपको एक पद्यांश दिया है ना, पद्यांश दे दिया है, इसको आपको पढ़कर फिर आंसर करना है। इसको आपको पढ़कर 2 आंसर आपको देना है। इसके प्रश्न 10, 11 के लिए निर्देश, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। इसको पढ़कर आपको उत्तर देने बोल रहे हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था ना, पहले आपको गद्यांश या पद्यांश है ना, कविता या कहानी जो भी दिया रहे उसको नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें क्या है उसको देख लें, इसके बाद हम पद्यांश या गद्यांश पे आएंगे। पहला प्रश्न आप देख लें, कवि के अनुसार किसकी जीभ में तेज धार होती है? कवि जो कह रहे हैं किसकी जीभ में तेज धार होती है ना, ये पहला। दूसरा जो प्रश्न है आपका, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, ताकि जब आप वहां पढ़े ना आपको तुरंत आंसर मिले और वहां पे अंडरलाइन आप कर लें। अब दूसरा, किसके हाथ में तलवार होती है? पहला हो गया जीभ में तेज धार, पहला आप इस टर्म को याद रखिएगा, जीभ तेज धार। पहला हो गया जीभ तेज धार, दूसरा हो गया आपका तलवार, हाथ में तलवार। ये दोनों टर्म जहां मिलेगा वहीं पे आपको रुक जाना है, जीभ में तेज धार और दूसरा हाथ में तलवार। अब चलिए पद्यांश में, ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे हम लोग। अब इसको पढ़ते हैं। मनु नहीं मनु पुत्र है यह सामने, मनु नहीं मनु पुत्र है यह सामने, जिसकी कल्पना की जीभ में धार होती है। तो जीभ में धार होती है, हम लोगों ने ऑप्शन में देखा था अभी। तो किसकी जीभ में धार होती है? यहाँ पे क्या लिखा है? कल्पना, कल्पना की जीभ में धार होती है। यानी पहले वाला का आंसर क्या हो जाएगा? कल्पना। दूसरा तलवार से जुड़ा होता है, दूसरा कहता है तलवार, है ना। अब देखिए, बाण ही होते विचारों के नहीं केवल, चौपन के हाथ में तलवार होती है। तलवार किसके हाथ में होती है? चौपन। तो एक का आंसर कल्पना और इसके बाद वाले का आंसर क्या हो जाएगा? चौपन। ये हम लोग चलते हैं ऑप्शन पे। कवि के अनुसार किसकी जीभ में तेज धार होती है? तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? कल्पना की जीभ में, है ना, कल्पना की जीभ में तेज धार होती है। तो कल्पना ऑप्शन में है आपका। चौपन की विचारों की, चलिए आपका वोल्टेज कम होने के कारण ये ऑफ हो गया है। तो एक क्वेश्चन था उसको आप कर लेंगे आराम से, है ना, एक क्वेश्चन था उसको आप कर लेंगे। और लो वोल्टेज के कारण अभी फिलहाल इसको हम क्लासेस को ऑफ कर रहे हैं। लेकिन आप ये अवगत रहें कि जो लास्ट ऑप्शन था क्वेश्चन 12, हम लोग 12 पर आ गए हैं। और बाद में गद्यांश था, उस गद्यांश को कर सकते, जिस तरह मैंने पद्यांश को बनाने का ट्रिक आपको बताया कि कैसे पद्यांश को बनाया जाता है, वैसे ही आप गद्यांश को बना सकते हैं। वहां भी पहले आपको क्वेश्चन को करना है। पहले किसको करना है? क्वेश्चन को। क्वेश्चन को जब आप देख लेंगे, इसके बाद ऑप्शन पद्यांश पे जाएंगे या गद्यांश पे जाएंगे। इसके बाद आपका एक गद्यांश था जो कि अभी छूट गया, फिर हम लोग किसी से मौका मिलेगा तो इसको कर लेंगे, या तो फिर ऐसे ही किसी दूसरे दिन। और कोई प्रैक्टिस सेट को जब बनाएंगे, ये तो प्रीवियस ईयर था, प्रैक्टिस सेट को जब बनाएंगे तो प्रैक्टिस सेट में भी हम लोग इसको डिस्कशन कर लेंगे।
किस प्रकार हमको करना है। पद्यांश के हम लोग सॉल्व कर चुके थे, दोनों का 11 और 12 का हो गया था। इसके बाद एक गद्यांश था, क्योंकि 15 नंबर आपको पूछे जाते हैं हिंदी में, 15 नंबर इंग्लिश में। ये 15 नंबर हम लोग हिंदी का कर रहे थे और 15 नंबर में हम लोग 12 नंबर तक जा चुके हैं और 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किससे, गद्यांश से, और 2 क्वेश्चन पूछा गया था पद्यांश से। तो पद्यांश का आंसर हम लोग कर चुके हैं, गद्यांश का आपका बाकी था। लेकिन आप याद रखें कि अगर बनाने का आपको तरीका पता हो गया ना, किस प्रकार आंसर करना है, ये अगर आपको पता हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोई भी गद्यांश का कोई भी पद्यांश का आप आंसर करेंगे, पहले आपको क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना है, तब आप गद्यांश पे जाइए या पद्यांश पे जाइए। ये आपको बनाने का ट्रिक है। तो आपने देखा किस प्रकार आपसे प्रश्न पूछा जाता है जेटेट में। जेटेट में बहुत अभी तक जो पूछा गया है, ऐसा बहुत टफ, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इस बार भी नहीं पूछा जाएगा, इसकी गारंटी है। बस अपने धैर्य को बनाए रखें और जो आपका कह सकते हैं अभी तक आपने जो पढ़ा है व्याकरण में, इंग्लिश में हो या हिंदी में, रियल अगर आपने पढ़ा है 10th तक अच्छे से, तो उन्हीं में से आता है, कुछ भी अलग नहीं आएगा। और रहा सवाल पेडागोजी का, तो उसके लिए क्लासेस अभी चलेगी और अभी आपके पास 1.5 महीना समय होता है, काफ़ी समय होता है, 1.5 महीना का समय कम नहीं है। इसमें अच्छे से हम लोग तैयारी कर लेंगे कि आपका 60% आ जाए, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आप कर लेंगे अपने आप पे। हालांकि अपने आप पे भरोसा रखिए, सबसे पहला शर्त है अपने आप पे भरोसा रखना है। आप भरोसा रखिए, सितंबर 15 के बाद एग्जाम्स होगा, आप 45 डेज मान के चलिए आपके पास है, आप अभी से अपने आप को बिल्कुल जेटेट के लिए लगा दें। अब आपके पास ज़्यादा संभलने का मौका नहीं है, आप बिल्कुल लगा देना है आपको। अब समय आपको पूरी तरह लगा देना, इधर उधर नहीं करना है। अगर करेंगे इधर उधर नहीं तो आपका जेटेट निकल जाएगा। फिलहाल अभी इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नई क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। जय हिंद।